Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी है नहीं, पर फिर भी वो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी है। अब पाकिस्तान ने एक ऐसी चीज कर दी जिससे क्लियरली पता लग गया कि अब तो जो बची कुची डेमोक्रेसी थी वो भी वहां पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दरअसल में अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने क्या किया है, इनके जो प्रेसिडेंट है और जो आर्मी चीफ है, इनको लाइफ टाइम यहाँ पे इम्यूनिटी यहाँ पे दे दी गई है। कहने का मतलब जो वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और साथ ही साथ अगर हम बात करें वहां के जो प्रेसिडेंट है, उनको यहाँ पर पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए उनके किसी भी एक्शन के लिए उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते थे वहां पे जो कोर्ट होते हैं, जुडिशरी होता है, उसका कुछ काम होता है ना। डेमोक्रेसी में बात क्या होती है कि लॉ सबसे ऊपर है, नो वन इज अबव द लॉ। पर यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां के प्रेसिडेंट जरदारी और साथ साथ वहां का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस होंगे, कुछ भी होगा इस तरह के। और इनफैक्ट उनके जो खास लोग होते हैं, जो टॉप लोग होते हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, उनके जो सारे जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये बोल रही हैं कि इससे तो बिल्कुल यहाँ पे जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है और जो आर्मी है वो पूरा एक तरह से कंट्रोल ले लेगी देश का, और देश में यहाँ पर इसको डेमोक्रेसी का जो बचा खुचा नामो निशान था वो भी खत्म हो रहा है। ये इस अमेंडमेंट को बोला जा रहा है 27th अमेंडमेंट, और इसको 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे पास किया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत ही खराब हालत में आज के समय आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। दोस्तों डेट है आज की 14 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। अब देखो, आप सबने देखा कि जो रेड फोर्ट के पास में आपको ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिला। अब उस कॉन्टेक्स्ट में ना अमोनियम नाइट्रेट का नाम सामने आ रहा है। अब ये क्या है? देखो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ इस बम धमाके के अंदर वो दरअसल में अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। एक्चुअली ना पास्ट में अगर हम बात करें तो 2012 से पहले भारत में जो ज्यादातर ब्लास्ट हुए ना उनमें कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया गया था। जैसे दिल्ली के अंदर 1996 1997 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल था। तो बहुत सारे टेरर अटैक्स के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, जैसा कि आप यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, ये एक फर्टिलाइजर के तौर के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि आपके एग्रीकल्चर के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। तो अमोनियम नाइट्रेट भी एक केमिकल कंपाउंड है जो फर्टिलाइजर के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। पर जब ये फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये एक्सप्लोजिव बन जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के अंदर अगर आपको अपने पास अमोनियम नाइट्रेट रखना है, इसको हमने बहुत हैविली रेगुलेट किया हुआ है। जैसे 30 मेट्रिक टन तक रखने के लिए आपको डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर 30 मेट्रिक टन से ज्यादा आपने अपने पास अमोनियम नाइट्रेट रखना है तो वहां पर पैसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने पास ये रख सकते हैं। बाकी जो सारी की सारी इसको सेलिंग हो गया वो मॉनिटर करते हैं हम यूजिंग द सिस्टम ऑफ सेट, सिस्टम फॉर एक्सप्लोजिव ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। इसके माध्यम से जो भी लीगल ट्रांजैक्शन होती है मॉनिटर करी जाती है। पर दिक्कत ये है कि इंडिया में बहुत सारी इलीगल ट्रांजैक्शन इसके रिगार्डिंग होती रहती है जो अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब आप फ्यूल ऑयल मिक्स कर देते हैं ना तो कहीं ना कहीं वहां से आपका ब्लास्ट होने की यहाँ पे संभावना बन जाती है। तो नॉर्मली होता क्या है इसमें अंदर 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% आपका फ्यूल ऑयल इस तरह से यहाँ मिक्स कर दिया जाता है एंड उसके माध्यम से एक्सप्लोजन यहाँ पे करने की संभावनाएं बन जाती है। तो जो हमारे फोरेंसिक्स हैं वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस बात को डिटेक्ट करने की क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ, और इसके लिए यहाँ पर जो हमारे क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है ना उसका सहारा लिया जा रहा है। बेसिकली क्रोमेटिक ग्राफिक जो टेस्ट होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक मिक्सचर है उसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं डेफिनेटली। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, इसके भी अलग कंपोनेंट्स है, आपका फ्यूल ऑयल भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे तो इनको सेपरेट करना यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम इन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या वाकई में इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए।
अब दोस्तों जो दूसरा मुद्दा है ना, वो भी इसी ब्लास्ट के साथ लिंक्ड है, वो है डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में। देखो आप लोग जानते हैं कि अभी जो इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई, पर हम उनको पहचान नहीं पा रहे कि आखिर ये पर्सन कौन था, क्योंकि इतना बड़े लेवल के ऊपर ये ब्लास्ट था। तो यहां पर कोशिश की जा रही है डीएनए प्रोफाइलिंग की। अब समझना इसमें होता क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर। देखो ये एक फोरेंसिक टेक्निक ही है जहां पर इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ना एक सैंपल मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है ब्लड सैंपल हो, आपका हेयर हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है ना, कोई इस तरह से, और स्किन स्केल्स आपके हो जाते हैं, आपके बोन्स, आपके टीथ, वो सारे अलग अलग तरह के सैंपल्स आ जाते हैं। सैंपल आगे, फिर सैंपल से आपका कहीं ना कहीं आपका डीएनए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, डीएनए को आपने सेपरेट कर लिया, उसको प्यूरिफाई कर लिया, तो अच्छे से आप उसको डीएनए को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हो कि आपके पास एनफ अमाउंट में डीएनए होना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज योर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है ना, उसको मिलियंस ऑफ टाइम यहाँ पे कॉपी किया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिनको हम यहाँ पे एसटीआर, शॉर्ट टेंडम रिपीट, ये डीएनए का सीक्वेंस होता है, वो एक पर्सन के लिए यूनिक होता है। तो वो जो स्पेसिफिक रीजन है डीएनए का, उसको मिलियंस ऑफ टाइम्स यहाँ पे कॉपी किया जाएगा ताकि उस पर्सन को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए सामने वाले के साथ। सामने वाला कौन हो सकता है? देखो आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका कुछ हद तक डीएनए आपका यहाँ पे मैच होता है। उसके हम आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। बेसिकली एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये मदर से आता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैटरनल मदर वाली साइड से क्या लीनिएज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। पर दिक्कत यही आती है कि कई बार हम सही ढंग से इसको कलेक्ट नहीं करते डीएनए सैंपल को, ये मिक्स हो जाते हैं, हीट और केमिकल की वजह से डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स बनते हैं जिस वजह से डीएनए प्रोफाइलिंग उतनी ढंग से कई बार नहीं हो पाती है। बट आपको मैटरनल डीएनए का भी ध्यान रखना है। मैटरनल डीएनए बेसिकली पता क्या है? देखो डीएनए कहाँ से आएगा? आपके पेरेंट्स से, मतलब फादर से, मदर से, ठीक है ना। तो अगर आप मदर का डीएनए जो लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि अच्छा यही इसकी मदर है, इस पर्टिकुलर पर्सन की। अब यहाँ पर भी एक तो जैसे मैंने आपको बताया इट कुड बी ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, उसके अलावा ना एक चीक स्वैब एनालिसिस भी होता है। बेसिकली इसमें पता क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर से, आपके मुंह के अंदर से हम डीएनए सैंपल को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे आपके सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी करके जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोविड-19 का टेस्ट होता था तो वहां पर भी आपके नाक में और आपके मुंह में डाला जाता था, तो उससे आपका पता लग जाता था कि आपको है या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे चीक स्वैब के अंदर भी क्या होता है, एक सिंपल एक तरीका है जहां पर आपके मुंह के अंदर से यहाँ पे हम सेल्स को कलेक्ट करते हैं ताकि डीएनए सैंपल हम यहाँ पे ले पाए एंड उसके बेसिस के ऊपर हम जेनेटिकली चीजों को मैच कर पाए। ये है आपका चीक स्वैब एनालिसिस, ठीक है। तो ये डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग बाल साहित्य पुरस्कार 2025। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं पहले आपको ना साहित्य अकेडमी के बारे में समझाता हूँ कि ये क्या है। देखो जब हम बात करते हैं ना साहित्य अकेडमी की, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनमस बॉडी है। इसको 1954 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अब होता क्या है, देखो नाम है इसका साहित्य, तो देखो कोई भी लिटरेरी एक्टिविटीज जो होती हैं, लिटरेरी फील्ड के अंदर कोई अच्छा काम करता है, उनको अवार्ड देने की जिम्मेदारी साहित्य अकेडमी की होती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 24 लैंग्वेज यहाँ पे देखी जाती है। देखो 22 तो आपकी जो शेड्यूल लैंग्वेज होगी वो है, उसके साथ ही साथ आपकी इंग्लिश और राजस्थानी। याद रखना इंग्लिश और राजस्थानी शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए 22+2, तो इस तरह से 24 लैंग्वेज के अंदर कोई अच्छा काम करता है, किसी ने कुछ अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है कुछ लिटरेरी वर्क्स के माध्यम से, उनको साहित्य अकेडमी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसी तरह से भाषा सम्मान अवार्ड भी यहाँ पे इनके द्वारा ही दिया जाता है कि इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर किसी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। उसी तरह से दोस्तों जो बाल साहित्य, ठीक है, ये बाल साहित्य क्या है, ये बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए जो साहित्य पुरस्कार है वो भी यहाँ पे साहित्य अकेडमी ही देती है। सर आज हम बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आज है हमारा 14 नवंबर, और 14 नवंबर को आप बताओ मुझे किसका जन्मदिन होता है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं एज चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो आज क्योंकि चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे के मौके के ऊपर बाल साहित्य पुरस्कार आज यहाँ पे दिए जाएंगे नई दिल्ली के अंदर, जहां पर इन 24 लैंग्वेजेस के क्रॉस जो अच्छा अच्छा काम किया गया है ना, उनको यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पे मिलेंगे।
ठीक है, मैंने बता ही दिया 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस और 2 इंग्लिश और राजस्थानी, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जो बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा काम किया उनको 50,000 का प्राइस और आपका ब्रोंज प्लैक को यहाँ पे मिलेगा। एंड साथ ही साथ किसी ने कुछ पोइट्री अच्छी लिखी है, कुछ नॉवेल्स, प्लेज, मेमोयर्स, ठीक है ना, मेमोयर्स मतलब होते हैं आपकी जो जीवन चरित्र होते हैं, आपके एक जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना, वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे रहती है। तो इस बार के कुछ फेमस बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी के अगर हम बात करें तो जादू पत्ता, ठीक है, ये पाली खदीम जी ने यहाँ पे काम किया है, तो इनको यहाँ पे अवार्ड मिलेगा। उसी तरह से हिंदी के अंदर एक बातें 12, ठीक है, ये सुशील शुक्ला जी ने लिखी है, तो इनको यहाँ पे अवार्ड मिलेगा इसके लिए। उसी तरह से नितिन जी ने यहाँ पे लिखी है साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड। इस तरह से तमिल के अंदर भी आपका यह नोटिस कर पाओगे, मलयालम भी हो गया, एंड इस तरह से टोटल 24 भाषाओं के अंदर यहाँ पर ये अवार्ड्स इस तरह से दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी एक क्रिएटिविटी आए, बच्चों को भी इंकरेजमेंट मिले कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर ये बाल साहित्य पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया टू गेट 8 चीतास फ्रॉम बोत्सवाना। देखो ये वाली बातें ना मैंने चीतास के बारे में आपके साथ कई बार डिस्कस की है, हल्का सा मैं रिकैप देता हूं और करंट न्यूज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो पहले पता क्या होता था, पहले भारत में एशियाटिक चीता मिला करते थे, ठीक है, बट बहुत बड़े लेवल के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा, कुछ राजाओं के द्वारा इनको बहुत ज्यादा मारा गया, एंड जिस वजह से 1952 तक आते आते भारत में एशियाटिक चीता बिल्कुल खत्म हो गए, बेसिकली चीता ही एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। आज के समय ना ये जो एशियाटिक चीता है ये केवल और केवल आपको ईरान में देखने को मिलते हैं, दुनिया में और किसी जगह आपको, किसी कंट्री में आपको एशियाटिक चीता नहीं देखने को मिलते। अब भारत चाहता था कि भारत में वापस हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करें, तो देखो ईरान के साथ तो अपनी बात नहीं बन पाई, तो हमने पता क्या किया, हमने जो अफ्रीकन चीता थे उनको यहाँ पर मंगाया। इसमें साउथ अफ्रीका का रोल रहा, इसमें नमीबिया का रोल रहा, और उसी तरह से अब यहाँ पर हम 8 और चीता यहाँ पे मंगाने जा रहे हैं बोत्सवाना से, ठीक है। 2022 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब नमीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगाए थे, अब और आगे जाके हम यहाँ पे बोत्सवाना से भी इसको यहाँ पे मंगाएंगे। सर बोत्सवाना कहाँ पर है, देखो बोत्सवाना आप यहाँ पे नोटिस करना, दिस इज बोत्सवाना, ठीक है, अफ्रीका के अंदर है। और नोटिस कर पाओगे पहले हमने मंगाए थे नमीबिया और साउथ अफ्रीका से, अब उसी की यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री है यहाँ पे साथ में बोत्सवाना, यहाँ से मंगा रहे हैं। अब बोत्सवाना देखो अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके एक तरफ साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे एंड नॉर्थ की साइड आपका यहाँ पे ज़ैम्बिया कंट्री आपको देखने को मिल जाती है आपके बोत्सवाना के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें सेमी एरिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से बहुत ही फेमस जाम्बेजी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ओकावांगो रिवर हो गया, लिम्पोपो रिवर हो गया, ये काफी फेमस रिवर है, खासकर जाम्बेबी और ओकावांगो तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे काफी गर्मी रहती है, अक्सर 30 डिग्री से ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। हाँ पर ठंड के समय 10 से 20 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, तो वहां से हम यहाँ पे चीता मंगा रहे हैं। इसमें जो रोल है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का रहेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एंड इस तरह से हम यहाँ पे भारत में चाहते हैं कि चीतास की अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाए, भारत में ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम अच्छे से रिवाइव कर पाएं और इको टूरिज्म यहाँ पे हम बढ़ पाएं। ये यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे आपको फोकस देखने को मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है गवर्नेंस इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखो सबसे पहले मैं आपको ना कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में समझा देता हूँ। देखो कोऑपरेटिव बैंक बड़े ही अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ना जो यहाँ के ओनर्स हैं इस बैंक के, वही कहीं ना कहीं इस बैंक के कस्टमर्स भी हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक पैसा डिपॉजिट करवा दिया, अपने आप को रजिस्टर करवा दिया और एक बैंक बन गया। तो अंडरस्टैंड ये करो कि ये लोग क्या हुए, एक तरह से बैंक के डिपॉजिटर हुए, बैंक में उन्होंने अपना पैसा जमा कराया है, बट एट द सेम टाइम बैंक के मालिक भी वही होते हैं, ओनर्स भी वही हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक, जिसे आप लोग कोऑपरेटिव्स भी समझते हो ना, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आपको बैंकिंग के भी अंदर भी देखने को मिल जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के मदद से। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में आप नोटिस कर पाते हो कि मतलब लोगों को फायदा होता है इससे, डेफिनेटली इसमें तो ये बात तो है ही है। बाकी आप इनको दूसरा नाम जो इनको लिखा जाता है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमर ओन्ड एंटिटीज। इसका कस्टमर ओन्ड एंटिटीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कस्टमर है वही इस पर्टिकुलर बैंक का यहाँ पे मालिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे शेयर्स के माध्यम से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन्स देकर इस तरह से इनको यहाँ पे फाउंड किया जाता है। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको रजिस्टर किया जाता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर। अब देखो, एक बात आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो पता होनी चाहिए कि इसमें ना दो बातें आती हैं। एक बात आती है कोऑपरेटिव और दूसरा वर्ड आता है बैंक्स। अब नोटिस ये करना कि क्योंकि ये बैंक है तो बैंक होने की वजह से इसको रेगुलेशन इसके ऊपर आरबीआई का होता है, पर क्योंकि ये कोऑपरेटिव है ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेट के द्वारा भी रेगुलेटेड है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, इनके यहाँ दो रेगुलेटर्स हो जाते हैं, एक स्टेट भी और आपका एक आरबीआई भी। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे नाम से जानते हैं डुअल रेगुलेशन। डुअल रेगुलेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आती थी पहले कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, अभी भी कुछ हद तक है, पर आप नोटिस कर पाते हो कि बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हुआ करते थे पहले कोऑपरेटिव बैंक। जैसे आपने पंजाब एंड महाराष्ट्र पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपने सुना होगा। तो उसका कारण यही था कि प्रॉपर ढंग से रेगुलेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर इसके दो रेगुलेटर थे। तो हमने इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके अंदर 2020 में हमने अमेंडमेंट किया, बैंकिंग अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो उस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या हुआ, अब आरबीआई का जो कंट्रोल है ना वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि एक सही ढंग के साथ यहाँ पे उनके ऊपर रेगुलेशन हो पाए। ये क्वेश्चन एज इट इज यूपीएससी में पूछा भी गया था, किसका कंट्रोल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ज्यादा, आंसर इज आरबीआई का आज के समय के ऊपर। बाकी जो स्टेट की तरफ से रेगुलेटर आपको देखने को मिलता है वो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू अर्बन कोऑपरेटिव्स एंड रूरल कोऑपरेटिव्स। अर्बन में एक तो हो गया आपके शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होते हैं आपके नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल की दोस्तों अगर हम बात करें, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। एक्चुअली पता क्या होता है, इनमें लेयर होती है। स्टेट लेवल के ऊपर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और आपके गांवों के लेवल के ऊपर आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आपको जो पैक्स होती हैं वो देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बाकी सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड सिमिलरली प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा कोऑपरेटिव बैंक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है भारत के अंदर, ठीक है। ये तो बात होगी कोऑपरेटिव बैंक्स के स्टैटिक पार्ट की। अब रही बात कि आजकल ये न्यूज में क्यों है, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर भी है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन भी है। उन्होंने दरअसल में कॉपअप कुंभ 2025 को इनॉग्रेट किया और साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली डेक्लेरेशन 2025 भी हमने अडॉप्ट करी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग का क्या फ्यूचर रहने वाला है, कैसे हम उसको यहाँ पे बेहतर करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड होती है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई। बाकी ये जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे बात हुई कि कैसे अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर को हम यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, वो सारी बातें। प्लस एट द सेम टाइम इसको होस्ट किया गया बाय नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज के द्वारा। ये क्या है सर, ये दरअसल में एक ऐसी बॉडी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो काम करती है, एंड इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाकी इस बार ये जो आपका पूरा पूरा कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कोशिश यही थी कि कुछ नई चीजें भी हम करें, जैसे यहाँ पर सहकार डिजी पे, सहकार डिजी लोन। ये सहकार का मतलब कुछ नहीं होता, कोऑपरेटिव ही होता है। तो कोऑपरेटिव डिजी पे और कोऑपरेटिव डिजी लोन एप्स यहाँ पे करी, ताकि जो आपके छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। बाकी आप लोग जानते होंगे यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसके साथ भी यहाँ पे साथ में मिलकर काम करती है। बाकी इस बार की जो थीम थी, इट वाज डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम थी। एंड कोशिश ये है कि अगले आने वाले 5 साल के अंदर हर वो शहर जहां पर पॉपुलेशन कम से कम 2 लाख है ना, उस हर एक शहर के अंदर कम से कम एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो होना ही चाहिए, ताकि लोगों की बैंकिंग नीड्स को हम अच्छे से केटर कर पाए। तो ये कुछ बातें थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। अब दोस्तों रही बात आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाकी कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था विनबैक्स के बारे में, तो यस ये इंडियन आर्मी और वियतनाम पीपल आर्मी के बीच ही होती है। सो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो ये 1949 में अडॉप्ट हुआ था, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। रिफ्ट वैली फीवर की बात करें दोस्तों, तो दरअसल में ये इंसानों में ट्रांसमिट होती है, पर वो मॉस्किटो बाइट से होती है या फिर एनिमल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट आने के साथ, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमार सुनार बांग्ला की बात करें तो देखो ये बांग्लादेश के नेशनल एंथम के तौर के ऊपर अडॉप्ट हुआ था, ना कि म्यांमार के अंदर, तो इसीलिए ये चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।